Hello guys, welcome to our channel Rebirth of My Jaan Part 7. Chapter 31 डॉल ने बुलाया है। आर्या अपने हाथों से कृद्धन को खाना खिलाती है तो खदान भी खुशी खुशी आर्य के हाथों से खाने लगता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कृद्धन सवाल पूछता है। आर्या कृद्धन की तरफ अपनी मासूम आंखों से टिमटिमाते हुए देखकर कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो कृद्धन आर्य के गालों को चलते हुए बोलना है कि तुम एक नहीं 100 सवाल पूछ सकती हो मुझसे और बिना मेरी परमिशन के। आर्य मुस्कुराते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें हाइजीन ओसीडी है गंदगी से प्रॉब्लम है तो तुमने मुझे कॉलेज में क्यों उठाया अपनी गोदी में। कृद्धन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे गंदगी से प्रॉब्लम हो या ओसीडी में अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो मेरी यह बीमारी क्या चीज है। आर्य अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहती है अच्छा ठीक है एक क्वेश्चन और पूछूं। कृद्धन आर्य के सर पर महत्व कहता है डम्बो अभी तो बोला चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो बिना मेरी इजाजत के फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता सही में तुम डब्बू की डम्बो। आर्य अपने सर को सहलते हुए कहते हैं मेरे इतने सर पर तेज मारा अगर मेरा सर खराब हो गया तो पागल कुत्ते ने काट लिया तो। कीर्तन इस बार कंफ्यूजन में आर्य को देखते हुए कहते क्या बोलते रहती हो तुम सही में नाम रखा है मैंने तुम्हारा डम्बो। क्या तुम्हें नहीं पता आर्य होठों का पाउच बनाते हुए मासूम सा बोलती है कि मामा बताती थी कि ऐसे कर पर मरने से कुत्ता काट जाता है। अभी मेरा क्या होगा मैं पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी पर मुझे कुत्ते ने काटते। प्रधान आर्य को घूरते हुए बोला इस हिसाब से तो तुम्हें बिना कुत्ते के काटने पर भर्ती होना जाना चाहिए वैसे ही पागल वाली हरकत करती रहती हो। और किस पागल ने कहा कैसे कर पर मरने टकराने से कला कुत्ता काट जाता है। अगर ऐसा होता ना तो सारे जंगली जानवर से लेकर गेय भैंस भी दिखाते तुम्हें क्योंकि हर आए दिन ना कोई जानवर इंसान को टक्कर ही मार देता है। आर्य अपने माथे पर टाइप करते हो बोले अरे हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। कृद्धन बोला ये सब छोड़ो तुम्हें पूछना क्या था वह पूछो और यह सब सोने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो मेरे बच्चे के पास नहीं है। आर्य अजीब सा मुंह बनाते हो कि प्रधान से बोल तुम्हारी यह सब करने के चक्कर में तो भूल ही जाती हूँ। कृद्धन आर्य को घुटने में बोला मैंने क्या क्या तुम भी फालतू के बाद लेकर बैठी हो बेवकूफ। आर्या बोलते हाँ मैं तो बेवकूफ हो तुम आइंस्टीन के पूर्वज होना। और वैसे भी तुम इतने समझदार हो तभी तो तुमने मुझे चुना जो सबसे होशियार है यानी इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा। फिर आर्य के कृद्धन की तरफ देखते हुए बोली हम कभी मिले हैं क्या। कृद्धन आर्य को घुराते हुए बोला यह सवाल कुछ जल्दी नहीं पूछ लिया तुमने। आर्या अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली वही तो सोचो मैंने सवाल जल्दी नहीं पूछ दिया कम से कम 4-5 साल बाद पूछना चाहिए था ना। कीर्तन गुस्से से घुराते कहते हैं सही में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आर्य मुंह फूलते हुए कहती है गुस्से से तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कुछ नहीं हो सकता मेरा बहुत कुछ हो सकता है। देखो शादी करने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी मेरी हो सकती है तुम्हारे बच्चे मेरे हो सकते हैं अगर तुम ना रहना चाहो तो नाम बॉयफ्रेंड ढूंढ के उसका कुछ कर सकती है अगर अभी भी तुम कुछ ना करना चाहो तो कोई बात नहीं हम मिस्टर शेरगिल की मदद ले सकते हैं इतना तो कर ही सकती हूँ देखो मैं कितनी शादीलू तुम्हारे बारे में जानते हुए सब अपना रही हूँ ना तो मेरा कैसे कुछ नहीं हो सकता। फिर आर्य बजे से मुस्कान के साथ रहती है कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता। प्रधान खुद के मान में बोला हाँ क्योंकि तुम जैसा एंटीक पीसी दुनिया में एक ही है जो मेरे पास है जो कैसे दुनिया में किसी और के पास होना नामुमकिन है और एक ही पीस बनाने के बाद दूसरा बनाना बंद कर दिया होगा ना भगवान ने एक ही पीस दे दुनिया में तहलका मचा रखा है आकर दूसरा लाकर दुनिया तबाह थोड़ी करनी है ने। आर्य जमाई लेते हुए बोलियां मुझे बहुत नींद आ रही है मुझे नींद आ रही है चलो सोते हैं। कीर्तन आर्य को गोदी में उठाते हुए बेड पर ले जाता है और उसे लेता के खुद भी वहां पर सो ज्यादा आंख बंद करके सोए रहे उसे हिलाते हुए कहती है तुम सो क्यों रहे हो। कीर्तन छोड़ते हुए कहता अभी तो का रही थी नींद आ रही अब का रही हो सो क्यों रहे हो तो रात में सोते नहीं तो के कीर्तन करते हैं। आर्य मुंह बनाते हो बोली मुझे स्टोरी सुनाओ फिर सोना तुम। प्रधान अजीब नजरों से आने को घूरते हुए बोला तुम कोई बच्ची हो जो मैं तुम्हें स्टोरी सुना इतनी बड़ी हो कि स्टोरी सुनने के बाद सोती हो। आर्य मुंह बनाते हुए प्रधान से कहती है वैसे तो बच्चे बेबी कहते रहते हो जैसे मैं सच में मुझे अब बोल रही हूँ कहानी सुनाओ तो का रहे बच्ची हूँ। तुम तो दोगले मतलब तू स्टैंडर्ड हो। है मेरे तो नसीब फुट गए जो मुझे बुढ़ा मिल गया क्या करूँ नाम है बुढ़ा मिल गया। प्रधान गुस्से से बोला और बोला ये रोना धोना बंद करो एक्टिंग करना बंद करो सुना रहा हूँ। अरे मुंह बनाते वाली सुना देना पहले मेरी एक बात सुनो कर लेना कॉलेज में आने वाला है कोई।
प्रदान करते हुए बोलो कौन आने वाला है, क्या करने वाली हो धमाका छोटा पैकेट। आर्या मुंह बनते हुए बोली मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं तो कितनी शरीफ बच्ची हूँ। श्रद्धा आर्य को घुटने बोला हाँ वह तो दिखे रहा है कितनी शरीफ बच्ची हो, कॉलेज में तो जो शरीफों वाली हरकतें की है ना वह तो बहुत शरीफ वाले बच्चे करते हैं ना। आर्य मुंह बनाते हो बोलिए तुम डिफिकल्ट मॉम की तरह डांटना बंद करो, होने वाले हस्बैंड के जगह मम्मी ने बनाने पड़े होने वाली। और वह कल तुम्हारे ससुर जी आने वाले हैं या नहीं? नहीं प्रिंसिपल तो कल बोर्ड मीटिंग होगी तो कृपया करके आ जाना जल्दी, और मुझे कुछ शॉपिंग पर भी जाना है तो देर मत करना वरना मुझे बुरा नहीं होगा कोई। अगर तेरी की तो सोच लेना मिस्टर शेरगिल तो होंगे, वह भी काम अच्छे नहीं है, अगर मैं उनसे एक बार पूछा तो वह ना नहीं कहेंगे। कृद्धन गुस्से से आर्या को अपनी तरफ घूमता है और गुस्से से बोला तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है, जो मेरे समाने उस इंसान का नाम ले रही हो वो भी खुद से जोड़कर, तो इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना आपके इन नर्म और रेड चेरी जैसे लिप को। आर्या कृद्धन की बातों को सुनकर अपना गला सूखता और गल तपते हुए महसूस होती है। वही आर्या कृद्धन से बोली मासूम से फेस बनाकर क्या आपको मेरा मजाक भी समझ नहीं आता? आप तो कह रहे थे कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैंने बेवकूफ़ी कर दी होगी। ये कहकर आर्या आपने दांत दीखते हुए बेड पर से उठाने को हुई तो कृद्धन आर्या के मंसूबों को पहचान जल्दी से और का एक हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा जिससे आर्या कृद्धन के सीने से लग गई। वही कृद्धन बिना देरी किए आर्या के ऊपर आ गया। यही इतना सब जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ समझ नहीं आया। आर्या कृद्धन के इतने जल्दी रिएक्शन देखकर एकदम ब्लैक और शॉक हो गई। वही आर्या का ऐसा रिएक्शन देखकर कृद्धन को हंसी आ रही थी, मगर वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला ऐसे कैसे डर गया मेरा बच्चा, जैसे बहुत या किसी ने 440 वोल्ट का झटाका दे दिया हो। आर्यन घूरते हुए का अब तो यही चाहते हो मैं इस वोट और झटका से ऊपर पहुंच जाऊं ताकि आप उसे चुड़ैल जैसी दिखने वाले के साथ ऐश कर सकूं ना। अगर ऐसा सोचा भी ना तो आपकी खैर नहीं, और सोचना भी मत, अगर मैं मर भी गई ना तो चढ़ा लिया भूतनी बनकर पीछे पीठ पर बनाकर घूमती रहूंगी, कभी भी मेरा पीछा नहीं छुड़ा पाओगे अपने आप से, क्योंकि आर्य मल्होत्रा वह वाला है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो नहीं छूटने देती। कृद्धन आर्य के फोरहेड पर किस करते हुए शिद्दत से बोला और मैं भी नहीं चाहते ये भला मुझे कभी दूर जाए, इस भला के लिए चाहे मुझे किसी की बाली क्यों नहीं चढ़ती पड़े। पेरिस एक जगह थी जहां पर हर कोई जाने का सपना देखा है, मगर ही जाने में कोई ऐसी थी जहां कोई जाना नहीं चाहता था। वह था वहां का मड आइलैंड। नाम सुनते में थोड़ा अजीब लगता था मगर हमेशा नाम को अपने साबित करता था यह मड आइलैंड। इस आइलैंड को इस तरह से तैयार किया गया था कि इसमें आए लोग अपने हिसाब से अपने लिए लाइफ चुनते थे जो मौत से पत्थर होती थी। आइलैंडेड के बॉक्सिंग चैम्बर में इस वक्त एक आदमी को बुरी तरह एक आदमी मर रहा था। वह दिखने में बिल्कुल ही रहम नहीं दिखा रहा था करने में। वही सब बॉक्सिंग के चारों तरफ घेरे हुए लोग सिर्फ आर्यन आर्यन चिल्ला रहा था। वही आर्यन उसे आदमी को बिना राम के मार रहा था। आर्यन उसे आदमी को मारते हुए कहा आर्यन मल्होत्रा कोई ऐसा नाम नहीं जिसे तुम बर्बाद कर दो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही अंडे पर आकर मुझे खत्म करने का प्लान? नाम बाबा ना, ये सबसे बड़ी भूल कर दी तुमने। ये सुनते ही वह आदमी कहता है तुम्हारी गलतफहमी है आर्य मल्होत्रा, तुम चाहे मुझे मारा दो मगर मुझे लाखों खड़े हो जाएंगे तुम्हें मिटाने के लिए। अरे हंसते हुए बोला उन लाखों को मिटाने के लिए अकेला आर्यन मल्होत्रा काफी है, क्योंकि आर्यन मल्होत्रा नाम नहीं एक ब्रांड है, ब्रांड। और ब्रांड को कोई कभी नहीं मिटा सकता। वह कीमत कम हो सकती है मगर आर्यन मल्होत्रा की नहीं। ये कहते हुए उसके एक जोरदार पंच मारता है गले पर, जिसके यह कहते हुए उसके एक जोरदार पंच मारता है गले पर जिसके उसकी हड्डी क्रैक हो जाती है और उसका दमोह टूट जाते आदमी का। तभी आर्यन को पीछे से एक आवाज आती है जोर से, जो चिल्ला रहा था भाई। आर्यन पीछे पलट के देखे हैं जो उसको छोटा भाई खड़ा हुआ था। आर्यन से घूमते हुए बॉक्सिंग चैम्बर से निकाल उसके पास जाता है और गुस्से से कहते हैं मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऐसे सबके सामने भाई ना बोलो। सामने उसका छोटा भाई मुंह बनाते हुए बोलना है क्या बोलूं फिर जल्लाद। आर्यन होते हुए क्या था आरव शट अप। तुम सिर्फ दिखाने में बड़े हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं आए अभी तक, लगा रहा है तुम्हारी ट्रेनिंग और कड़ी करनी पड़ेगी। आरव आर्यन की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला सही नाम रखा है मैंने इनका जल्लाद, जो कि इस मासूम बच्चे पर भी रहम नहीं करते। वहीं आरव को कुछ याद आता तो उसकी आंखें चमक जाती है। वह खुश होते हुए बोला भाई आपको पता है आज किसका मैसेज आया था? आर्यन आगे जाते हुए बोला जरूर तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड का आया होगा जो तुम्हें बुला रही होगी पार्टी करने को, इसलिए तुम इतना खुश हो। और मैंने कितनी बार कहा है ये तुम अपनी बकवास लेकर मेरे सामने मत आया करो, फिर भी तुम मानते नहीं, लगता इस बार तुम्हें अच्छी खासी पनिशमेंट देनी पड़ेगी।
आरव मुंह बनाकर बोला, भाई मेरी बात तो सुन लिया करो, जब देखो जब पनिशमेंट लेने की बात बोलते रहते हो। मैं तो आपको कुछ स्पेशल बताने आया था, मगर आपको मेरी बात नहीं सुनी तो जाओ फिर, मुझसे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। आर्यन मीना इमोशन के बोला, अगर कोई जरूरी बात है तो तभी मुंह खोलने, अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा सुना तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरव ने सिर्फ कुछ शब्द बोले जिससे आर्यन के फेस के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल हो गए और वह पीछे मुड़कर उसे देखते हो, मतलब तुम सच कह रहे हो। आरिफ खुश होते हुए बोला, भाई मैं डाल के बारे में कभी ऐसा बोल सकता हूँ, उससे सही में मैसेज किया उसने, कल हमें इंडिया बुलाया है तो क्या चलना है या आप यही रुकोगे, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, डॉल बुलाया और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है, और अपने मुंह की बकवास डाल के सामने मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चैप्टर 32 त्रिशा का अभिजीत जी को भड़काना। आर्यन और को देखते हुए कहता है, जल्दी से जेट रेडी करो, हम अभी ही निकलेंगे मुंबई के लिए, हम डाल को वेट नहीं कर सकते। ओके, इतने महीना बाद उसने हमें याद किया है, जरूर किसी काम की वजह से। इस कहीं डॉल किसी मुसीबत में तो नहीं, हमें वहां जाना होगा, भाई भी वहां पर नहीं होंगे तो। आरव आर्यन की बात सुनते ही बोलता है, जी भाई मैं अभी जाकर जेट रेडी करवाता हूँ। कुछ ही देर में गाड़ी का काफिला प्राइवेट जेट की तरफ मुड़ जाता है। 20 मिनट की दूरी पर ही उनके एरिया था जहां पर उनके प्राइवेट जेट थे। आर्यन आरव जेट में बैठते ही पायलट को कहते हैं कि कल सुबह से पहले हमें मुंबई पहुंचना है। और उनकी बातों को सुन थोड़ा घबराहट के पास बोलना है, मगर सर ये तो नामुमकिन है, इतनी जल्दी पहुंचना खतरे से कहीं नहीं। आर्यन बोलना है, जो काम नामुमकिन हो वह आर्यन मल्होत्रा करना कुछ बहुत अच्छे से आते, अगर अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है तो मेरे ऑर्डर के खिलाफ एक बार जाकर दिखाना तुम। मुंबई प्राइवेट एयरपोर्ट। रात को मुंबई के बीचों बीच एक प्राइवेट जेट के लिए एरिया बनाया गया था जो कि मल्होत्रा परिवार का था। यहाँ पर एक जेट जो अभी लैंड हुआ था उसका दरवाजा खुलता है तो उसमें से अभिमन्यु और मोना आते हैं, हाथों में हाथ डाले। अभिमन्यु ने इस वक्त ब्राउन कलर का 3 पीस सूट का बना हुआ था, भाई मोना ने बिजनेस सूट पहने हुआ था। मोना अभी निकल ही रही थी तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है तो अभिमन्यु उसकी ओर देखा है तो मोना अपना फोन निकाल कर चेक करती है। मोना थोड़ा कंफ्यूज और फिर थोड़ा क्यूरियस आती है। अभिमन्यु मोना के एक्सप्रेशन को नोट करते हुए बोलना है, क्या हुआ, किस चीज का मैसेज आया है नोटिफिकेशन में। मोना बड़ी से स्माइल करते हुए कहती, आर्य का है। अभिमन्यु कहते, क्या भेजा है डाल ने मैसेज में। मोना रहती है, कल कॉलेज में मीटिंग है, सभी बोर्ड मेंबर ऑन डायरेक्ट को बुलाया है, आपके फोन पर भी तो मैसेज आया होगा। अभिमन्यु नॉर्मली बोला, नहीं आया होगा। मोना कंफ्यूज होते हुए बोले, क्यों नहीं आया होगा। अभिमन्यु स्माइल करते हुए बोला, क्योंकि मेरी लिटिल सिस्टर को पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और इंडिया आने वाला हूं। मोना शौक होते हुए बोली, उसे कैसे पता, हमारे आने की खबर तो किसी को नहीं थी, तो सरप्राइज था ना उसके लिए। अभिमन्यु अपनी इंडेक्स फिंगर से मना के माथे पर ताप करते हुए बोला, वह मेरी सिस्टर है, लिटिल है मगर मेरी सिस्टर है, उसे सब पता रहता है, तो ये भूल मत करना कि उसे कुछ भी ना पता रहता हूँ, हमने उसे प्रोटेस्ट कर है भाइयों ने, वह जितनी स्वीट हमारे सामने रहती है ना उसका किसी के सामने नहीं रहते, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता उसे। मोना चढ़ते बोली, ठीक है अब ये छोड़ो, ये बताओ अब हम जाएंगे कहाँ, घर या होटल। अभिमन्यु कैजुअल बोला, घर अभी नहीं जाएंगे, कल सुबह जाएंगे मीटिंग के बाद। तो मोना घूरते हुए बोले, तो क्या रात के सड़क पर बिताएंगे। अभिमन्यु मोना को छेड़ते हुए बोला, आइडिया अच्छा नहीं है, खूबसूरत लेडी के साथ सड़क पर रात और मौसम भी रोमांटिक है, तो तुम बोलो तो यही शुरू हो जाए न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए। मोना गुस्से से बोली, तो मैं तुम्हारा यही कत्ल ना कर दूं न्यू एक्सपीरियंस के लिए। अभिमन्यु फाल्टिंग तो में बोला, जो तेरे इश्क में मार मिटा उसका कत्ल कर क्या करोगी, कुछ नया करते हैं जैसे कार में डिफेंट टाइप्स रोमांस। मोना गुस्से से बोली, ये कब और किसके साथ सीखा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, ये पूछो किसके लिए सीखा, मैंने जिसके लिए सीखा वो तो रोमांस की जगह जंग करना चाहती है, और करना भी है तो बेड पर करते हैं जंग, 9 महीनों में रिजल्ट भी मिल जाएगा। ये सुनकर मोना शर्मा गई। मल्होत्रा मैंशन में व्योम रास्ता जी हाल में बैठते हुए चाय पी रहे थे कि तभी उन्हें में गेट से त्रिशा आते हुए नजर आए, जो गुस्से में थी। आरती जो ऊपर से आ रही थी वह त्रिशा को ऐसा था, वह देख उसके पास गई। आरती जी परेशान होते हुए बोले, त्रिशा बेटा क्या हुआ, आपका मूड क्यों खराब है आज। त्रिशा गुस्से से आरती की तरफ देखते हो बोले, की वजह से होगा, एक ही तो लड़की है दुनिया में जिसकी वजह से मेरा मूड खराब होगा। आरती जी गुस्सा होते हुए बोली, आर्य ने कुछ किया है कॉलेज में तुम्हारे साथ।
त्रिशा गुस्से से बोले इसी की वजह सुबह कॉलेज में सबके सामने मॉम की और आपकी बेइज्जती की हम लोगों को कैरेक्टर देश पता नहीं क्या क्या का आज उसके वजह से पूरा कॉलेज मेरे ऊपर हंस रहा था। अभिजीत जी अंकल ने मुझे कहा था कॉलेज के अथॉरिटी की जिम्मेदारी संभालने के लिए मगर आर्यन सबके सामने मुझे बेइज्जत किया कहा कि तुम होती कौन हो इस जिम्मेदारी को संभालने वाली। आरती जी गुस्से से बोले इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना बेइज्जत करने की सबके सामने भूल गई है अपनी औकात भूल गई है ये। व्योम गुस्से से बोला जो इतनी देर से अपनी बहन के बारे में सन्न रहा था बकवास आप अपनी औकात बोल रही हो मिस्टर शर्मा यह मत बोलिए आप यहाँ पर सिर्फ हमारे टुकड़ों पर पाल रही है औरत है इसका लिहाज कर वरना अभी तक तो आपको इस दुनिया से मिटाने में वक्त नहीं लगता। आरती तुझे गुस्से से बोली तमीज में बात करो कहीं ऐसा ना हो वापस घर से निकाल दिए जो। तभी एक शब्द और गुस्से से भरी आवाज आए और होती कौन है आप निकालने वाली मेरे भाई को। सामने पीछे पलट के देखा तो गुस्से में अरिजीत गेट के पास खड़ा हुआ था। व्योम जो गुस्से में था अपने भाई की आवाज सुनकर शांत हो गया और मुस्कुराते हुए अरिजीत के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोला भाई अब इतनी देर कैसे हो गया आने में। अरिजीत मुस्कुराते हुए बोला वह काम निपटा रहा था और कल हमें कॉलेज भी तो जाना है प्रिंस का मैसेज नहीं मिला तुझे कल सभी अथॉरिटी को कॉलेज में बुलाया है। आस्था जी अरिजीत के पास आकर बोले कुछ हुआ है क्या कॉलेज में जो प्रिंसेस से बुलाया है आर्य ने सबको। अरिजीत मुस्कुराते हुए बोला नहीं मान कुछ काम है कॉलेज में इसलिए सबको जाना है आप भी तैयार रहना आपको भी जाना है प्रिंस ने बोला है। आस्था जी कंफ्यूज होकर बोली मेरा क्या काम कॉलेज में। अरिजीत मुस्कुराते हुए बोला माँ आप प्रिंसेस को जानती हो ना वह किसी को क्या बताती नहीं है जब तक वह ना चाहे। आस्था जी मुस्कुराते हैं बल्कि हाँ अब समझदार हो गई अपने फैसले ले सकती है। वही यह सुनकर आरती जी त्रिशा गुस्से से पर पटकते हो अपने कमरे में चले गए। रात के 1 बजे आरती जी त्रिशा जी जो अभी तक सोए नहीं थे वह अपने रूम में थे गाड़ी की आवाज सुनकर उनके चेहरे पर चमके जाती है तो खिड़की से बाहर देखते हैं तो अभिजीत जी की गाड़ी नजर आती है आरती जी त्रिशा को देखते हुए बाली अब देखो आएगा कल मजाक कैसे इस लड़की की औकात दिखाएंगे कल हम बहुत उड़ रहे ना इसके माम भाई और यह सबको कल सबक सिखाएंगे बस इतना किया ना कॉलेज के सामने तो मेरा नाम भी आरती शर्मा नहीं। त्रिशा क्या करने वाली हूँ मासी आप। आरती जी शैतानी मुस्कुराते हुए बोली बस देखते जा तू मैं क्या करने वाले बस तू मेरा साथ देना अब नीचे चल जैसा जैसा मैं कहूँ इशारा करूँ वैसे सा करना फिर कल तमाशा देखना लाइफ अपनी बेइज्जती के बदले का। त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है अगर बेइज्जती का बदला लेने के लिए करना पड़े तो कुछ भी करूंगी मैं। ये कहकर दोनों नीचे हॉल में आ जाती है आरती जी त्रिशा को सोफे पर बैठे हुए उसके कान में कुछ कहती है तो त्रिशा आंसू बातें हुई सीखने का नाटक शुरू कर देती है। वही आरती चित्र जी नजरों से गेट की तरफ देख रही थी जब वह देखी है कि अभिजीत आ चुके हैं तो वह त्रिशा की तरफ देखकर नाटक शुरू कर दिया अपना और कहती है त्रिशा बेटा चुप हो जाओ ऐसे रोते में कितना रोगी तुम तबीयत खराब हो जाए कितना रहोगे तो। अभिजीत जी जो इस वक्त ब्रिज में सूट पहने हुए तो घर के अंदर आए थे आरती जी की आवाज सुन रुक जाते हैं और फिर उनकी तरफ चले जाते हैं और आरती जी से देखकर कहते क्या हुआ आरती त्रिशा क्यों रो रही है। आरती जी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है पता नहीं क्या हुआ कॉलेज में आर्य और क्या क्या ट्यूशन जब से आई है बस हुई जा रही है इतना पूछने पर बात नहीं रही है बस रोज जा रही है मैं तो परेशान होंगे उससे पूछते पूछते। अभिजीत त्रिशा की तरफ बैठते उसके बालों को जलाते हुए कहते हैं बेटा क्या हुआ क्यों रो रहे हो आप कुछ हुआ है कॉलेज में किसी ने कुछ कहा मुझे बताओ मेरे बच्चे को रुलाने वाले को मैं जरूर सजा दूंगा आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको रुलाने की। त्रिशा रोटी अभिजीत जी के गले लगा जाती है और कहती है कि मैं मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए मैं यहाँ नहीं रुकती तो आर्य कॉलेज के सामने मुझे इस तरह भेजती नहीं करती ना मेरी माँ के बारे में से कहती। आर्य का नाम सुनते अभिजीत जी थोड़ा गुस्से होते रहते हैं क्या किया आर्य ने फिर तुम्हारे साथ। त्रिशा रोटी हुए कॉलेज की बातों को तोड़ मरोड़ कर अभिजीत जी को बताती है जिसे अभिजीत जी का गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है। त्रिशा रोटी हुए आगे रहते हैं कि आपको ये पता था कि अथॉरिटी आर्य के पास है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आज आर्य ने सबके सामने मुझे भेज सकती है ऐसे एग्जाम लगाएं कि मैं घर पर लालच की वजह से हूँ आप मुझे गॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी यह सब करे मुझे भी सिर्फ सिखाया ही मैं आप लोगों का फायदा उठा रही हूँ कॉलेज में आज सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे मुझे अभी हंस रहे थे मुझे कितना हटो आप जानते हो मेरा कितना मजाक बना मैं सबके सामने झूठी साबित हो गई। अभिजीत जी मुझे से बोले कल मैं बताऊंगा आर्य को और उसे सजा भी मिलेगी कॉलेज से निकला जाएगा उस और तुमसे कॉलेज के सामने माफी मांगी कि जैसे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया था वैसे ही।
ये सुनते ही तृषा माही मन खुश होते हैं मगर फेस पर सोना होती है, दुखी होने का नाटक करके कहती है आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने ऐसा किया तो वह मुझसे और नाराज होगी, फिर सबको तो यही लगेगा ना कि मैं सच में उसके परिवार को तोड़ा। अभिजीत जी थोड़ा प्यार से बोलो, कोई कुछ नहीं खाएगा और कल ही मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट तैयार करता हूं तो है अडॉप्ट करने के। ये कहते ही वह एडवोकेट को फोन करते और डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहते हैं। एडवोकेट उनकी बात बोलकर हाँ कटर देते हैं। ये सुनते हैं आरती और त्रिशा खुश हो जाती है। शेरगिल विला। नैना जब से कॉलेज से आए थे अपने कमरे से नहीं निकली थी। वह आर्य को रूप को देखकर थरथर कांप रही थी। अब उसको बुखार भी आ चुका था। उसके सामने विनीता जी बैठी हुई थी और नैना को देखते हुए पोस्ट क्या हुआ जो तुम्हें ऐसे बुखार और है डर के। नैना डरते हुए बोली मॉम आज पता है आर्य का वह रूप दिखा जो हम कभी देखा नहीं पाए थे। विनीता जी अब चढ़ते हुए बोली तब से आई हो कॉलेज से आर्य पुराण चालू हो रखी, बताओगी क्या हुआ कॉलेज में। नैना कॉलेज की बातों को बताती हुई बोलती है आज पता है आर्य ने तुषार को मारा बहुत बुरी तरह, क्योंकि उसने उसे छुआ था और उसके अंकल को आज इतनी बुरी तरह सजा दी है कि वह देखकर मेरी रुक कोई। मॉम ये कहते हो सर हादसा एक ही करके बताने पर दवाई। विनीता जी सुनकर एक पल के लिए दमम और रुक जाती है उनकी। विनीता जी खुद को संभाल के रहती है। इस बात का छोड़ो, इस बात का ये सोचो कैसे फायदा उठाया जाए। आग्रह की इस गलती का कुछ तो फायदा उठाना होगा, आखिर अपने बदल भी तो लेना है हमें और इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा उसे बदले लेने का। वह विनीता जी इतना कहने के बाद अपना फोन उठाती और किसी को कॉल करते हुए कहती है तू दूसरी तरफ से गुस्से से कुछ कहा जाता है। विनीता जी उनकी बातों को सुन सिर्फ मुस्कुराती और फोन रखने हुए नाना की तरफ देखती है तो नैना करो सो के अपनी मॉम से पूछते में क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। विनीता जी मुस्कुराते हुए कहते कल का वेट करो, कल तुम्हें सरप्राइज मिलेगा कॉलेज में। मृत्युंजय का प्राइवेट विला। मृत्युंजय अपने कमरे में बैठा हुआ था, चक्कर गुस्से से एक ही तरफ देख रहा था काटते हुए। यह एक और जैसा था जहां पर कुछ मूर्ति आते कुछ फोटो थे लड़की के और जहां तक रोशनी ए रही थी वह मूर्ति और फोटो धीरे धीरे साफ दिखना लगे थे, वह किसी और की नहीं आर्या की थी। मृत्युंजय अजीब तरीके से आर्या की फोटो अपने हाथ पर आते हुए बोला कहाँ हो, तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया, तुम मेरे लिए नहीं, कहाँ ले गया वह तुम्हें, चाहे कहीं भी ले जाए अंत में तुम्हें मेरे पास आना है। इतना गए था कि मृत्युंजय का फोन बज। मृत्युंजय ने फोन को गुस्से से गोरा, फिर फोन को उठाते हुए गुस्से से बोल दूसरी तरफ के आदमी से अगर कोई जरूरी काम के बिना फोन किया होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विक्रम जो कि मृत्युंजय के कुछ जरूरी काम के लिए फोन किया, तुम्हारी। मृत्युंजय की आवाज सुनकर चौंक गए। विक्रम थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, आर्या की वजह से परेशान हो। मृत्युंजय थोड़ा मुझे से बोलो जी, काम के लिए फोन किया है वह बताओ, मुझे फ्रस्ट्रेटेड मत करो, वैसे ही मेरे को गुस्सा आ रहा है, पहले से ही कहेंगे गुस्सा तुम्हारे पास ही आकर ना निकल जाए। विक्रम नाम रिलैक्स होते हुए बोला कल कॉलेज में बोर्ड मीटिंग है और एक की तरफ से मैसेज आया है जाना कल। ये सुनते ही मृत्युंजय के एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क होते हैं और वह विक्रम से पूछता है तुम्हें पता है आर्य कहाँ है, तो विक्रम एक पल के लिए थोड़ा शॉक होता है मगर खुद के इमोशनल को कंट्रोल करके कहते हैं मुझे नहीं पता। विक्रम फोन काटने के बाद खुद से कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताया और यह कहा तो पता नहीं तुम क्या तबाही लव, और मैं नहीं चाहता तुम उसकी जिंदगी में जाओ। ओल्ड ओबरॉय मैंशन। और यह जो प्रधान के रूप में प्रधान के बाहों में आराम से सो रही थी, तभी उसका फोन प्राइवेट होता है और वह अपने फोन को उठाती है, उसकी आईब्रो आपस में शुक्र जाती है उसे नंबर को देखकर। चैप्टर 33 क्या राज छुपा रही है आर्या। आर्य कॉल के नंबर को देखकर उसकी आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। वह एक नज़र अपने पास सो रहे हैं प्रधान को देखते हैं जो आंखें बंद करके चैन से सो रहा था। उसको देखना के बाद कृद्धन के हाथों को अपने कमर से हटा दिया आर्य। आर्य फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आदमी को बोलते हैं हेलो एडवोकेट अंकल, आपने इतनी रात को फोन किया तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। आर्य की बातों पर दूसरी तरफ से एडवोकेट बोलना है जरूरी बात है और परेशान करने वाली भी। आर्या कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं आपको जो कहना है वह साफ साफ कहिए, आपको पता है मुझे ऐसे घूम फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, ना सुनने की। एडवोकेट एक गहरी सांस लेकर बोलना है तुम्हारे पापा ने एक डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहा है। आर्य बिना किसी डर के पूछते कैसे डॉक्यूमेंट और कब बोला है आपको। एडवोकेट आर्य के बटनों का जवाब देते हुए बोलना है आज रात को ही बोला है और कल सुबह तक उन्हें तैयार चाहिए वह डॉक्यूमेंट, उसमें किसी त्रिशा लड़की का नाम है जिन्हें वह अडॉप्ट करना चाहते हैं। आर्य एक डेविल्स मेल करके बोली बहुत जल्दी है, इंटरेस्टिंग मिस्टर अभिजीत के खेल को बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं इस खेल में, मगर वह जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरे अंदर भी मल्होत्रा का खून है, वह एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 10 कदम उन्हें पीछे फेंक दूंगी।
एडवोकेट दोबारा बोला कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और तैयार करने को कहा है। आर्य कहते हैं कौन से डॉक्यूमेंट और कितने डॉक्यूमेंट बोले हैं इन्होंने तैयार करने को आपको। एडवोकेट जल्दी से बोल, 2 डॉक्यूमेंट्री बोले हैं तैयार करने को, वह दोनों डॉक्यूमेंट उन्होंने जल्दी तैयार करने को बोला है। उन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए वह मुझ पर जोर दे रहे हैं, जिसमें से पहले वाला जो अडॉप्शन का पेपर है वह उन्हें कल सुबह तक जी, और दूसरा डॉक्यूमेंट वह 1 हफ्ते पहले चाहिए उन्हें। एडवोकेट दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं, आखिर वह किस चीज़ का है। तो आर्य उनकी बातों को सुन मुझे से अपनी मुट्ठी करते हुए बोलिए, आपने अच्छा नहीं किया उसे चीज़ को हाथ लगाकर, उसे पर सिर्फ मेरा हक है। अगर आपने उसे चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश की तो कसम है मेरे को अपने खून की, आपको तबाह करने के लिए एक पल भी नहीं लगाऊंगी। मिस्टर अभिजीत मल्होत्रा। आर्या एडवोकेट को सेटन में बोली, आपको जो मैं डॉक्यूमेंट तैयार करने को कह रही हूँ इसी के साथ वह वाले डॉक्यूमेंट मिक्स करके सबमिट करवा देनी चाहिए, और याद रहे दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ होनी चाहिए, और कुछ इस तरह उसको प्रेजेंट करना है उनके सामने कि उन्हें पता ना चलने पे उसके नीचे एक और डॉक्यूमेंट है। इतना कहने के बाद आर्य फोन कट कर देती है और किसी को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही कोई प्यार से कहता है, बोलो क्या हुआ रे बेटा, मेरी जरूरत पड़ी गई तुमको। दूसरी तरफ के आदमी की बातों को सुन आर्य की आंखें नम हो जाती है। अब वह अपने आंसू को मैंने देती है, ये वह आर्य नहीं लगा रही थी जो सबके सामने मजबूत हुआ करती तो और एटीट्यूड से भरी। आर्य रोटी हुए कहती है, सत्यदेव अंकल। अरे की ऐसी भारी हो आवाज सुनकर दूसरी तरफ से सत्यदेव फिक्र करते हुए कहते, क्या हुआ मेरे बच्चे को, किसी ने कुछ कहा। आर्य उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, सब कुछ भी करता जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं किसी को सच भी नहीं बता सकती, ना किसी से अपने गम शेयर कर सकती हूं। सत्यदेव थोड़ा सत्य कहता है, तुम्हें मैंने अपने बर्थडे वाले दिन नहीं समझाया था, तुम्हें कमजोर नहीं एक मजबूत लड़की बना है, वरना तुमने जिस जंग को शुरू करिए वह जब खत्म होने से पहले तुम सब कुछ तबाह कर दोगे बच्चे, अगर ऐसे ही कमजोर पड़ती रही। आर्य रोटी हुए कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरे इमोशनल मेरा खुद के कंट्रोल से बाहर होती जा रहे हैं, मैं किसी से सच बोल नहीं पा रही हूं, ना अपने इमोशनल को कंट्रोल कर लो परी। सत्यदेव जी आर्य को समझते हुए बोले, तुम्हें मैं एक बात बोलना हूं, उसे याद रखना, महाभारत में भी अर्जुन और उसके भाइयों को कौरवों के खिलाफ जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनकी खास चीज को नष्ट करने की कोशिश की। उसे जंग में एक भाई और एक भाई से लड़ता है, ये किसी ने देखा, ये सब नहीं देखा कि सत्य के लिए सबने असत्य के साथ लड़ाई की। कभी कभी बच्चे हमें अपने से लड़ना पड़ता है, अपनों के खिलाफ जाना पड़ता है, उनकी भलाई के लिए। आप भी वही कर रहे हो, अपनों के लिए ही लड़ रहे हो, अपनों के खिलाफ, उन्हें उनके आने वाले संकट से बचाने के लिए। वरना आप जानते हो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके परिवार सब खत्म हो जाएगा, आपका वजूद, आपका वंश। आर्य अपने आंसुओं को पहुंचने हुए बोली, नहीं इस बार कुछ खत्म नहीं होगा अंकल, इस बार यह आर्य हरे की नहीं सबको हर आएगी। उनकी मकसद में जिन्होंने मेरे परिवार को आदेश दोहरा पर पहुंचा उन्हें नर्क के दर्शन में दिलाऊंगी, ऐसा चक्र भी रखेगी जिसे अभिमन्यु भी ना तोड़ पाए। सत्यदेव मुस्कुराते हो भोले, ये हुई ना बात, तुम अब लगा रही हो वही शेरनी जो उसे दिन थी, और आज तुमने ये साबित करना है क्योंकि कल का दिन तुम्हारे मकसद की और पहले कदम होगा जिसमें तुम्हें वह करना है जिसके लिए तुम खुद को तैयार करना होगा। बच्चे अपनों की नज़र में तुम गलत भी होगी मगर वक्त आने पर वह सही नजरिया तुम्हें समझेंगे। अरे मुस्कुराते हुए बोले, मुझे उसे बात की फिक्र नहीं, मुझे इस बात की फिक्र है कि कल जो होगा उससे माँ को दर्द होगा और सबकी तकलीफों की वजह होगा मेरा एक फैसला। सत्यदेव मुस्कुराते हुए बोला, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे एक फैसला से किसको क्या दर्द होगा, क्या तकलीफ होगी, तुम ये सोचो कि तुम्हारे एक फैसला से सबकी जिंदगी बदलेगी, सबके दर्द का अंत होगा। उसे चला, उसे चक्रव्यूह से सब दूर होंगे जो उन लोगों ने बुलाया है तुम्हारे परिवार के लिए बेटा। आर्य हंसते हुए बोली, कहानी में सबके दर्द का अंत करते करते उनके दर्द की तकलीफों की वजह ना बन जाओ। सत्यदेव एक आखिरी बार आर्य को समझते हुए बोले, अरे ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोने से कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हारा मकसद में अर्चना आएगी। तुम बस ये सोचो जो कर रही हो उसका एक मसाला पर किसी से वादा किया है तुमने, उसे वादे को मत बोलो बच्चे। अरे जो अपनी हिम्मत ए रही थी, मैं वादे का नाम सुनते ही उसके आंखों में नफरत, गुस्सा और तकदीर दोनों एक साथ आए और उसने अपने हिम्मत को बटोरते हुए एकदम एटीट्यूड से बोला, सही कहा रहे हैं आप अंकल, यह आर्य अपने वादे के लिए अब किसी को मिटाएगी भी और वक्त आने पर खुद को भी मिटा देगी। अरे इसके आगे कुछ बोलती तभी उसे कृद्धन की आवाज आती है जो उसके पीछे ही खड़ा होकर कह रहा था कि तुम किस वादे की बात कर रही हो जान। अरे बिना पीछे मोड में सत्यदेव से कुछ बोले फोन कट कर देती है। कृद्धन आर्य के पीछे आते से अपनी बाहों में भर लेता है। आर्य अपनी नजरें चंदत की तरफ देखकर बोलते, तुम सोए नहीं अभी तक।
कृद्धन आर्य के बालों को सुनते हुए बोला, सो रहा था मगर मेरी जान मेरे पास नहीं मिली तो मैं कैसे सो सकता हूँ उसके बिना। सुकून कहा, जो उसके बाहों में सोते हुए मिलता है मुझे, जो आज तक नहीं मिला कभी। अरे मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं, फ्लर्टिंग। प्रधान हंसते हुए बोला, दोनों ही, क्योंकि तुम मेरी वाली वाइफ हो तो फ्लर्ट करना तो बनता ही, और रोमांस तो करूंगा ही ना, ताकि बात के लिए, ताकि मेरी बीवी मुझसे कोई शिकायत ना कर पाए कि उसका पति रोमांटिक नहीं। वैसे तुम किस वादे की बात कर रही थी जिसमें तुम्हें खुद को भी मिटाना पड़े? और खबरदार, किसी वादे के लिए खुद को मिटाने की कोशिश की तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए जान, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूं ये तुम भी नहीं जानती। किसी की जान लेने से नहीं सोचूंगा, चाहे तुम्हारे वादे को ही क्यों ना तोड़ना पड़े तुम्हें। आर्य कृथन की बातों को सुन एक पल के लिए घबरा जाती है, मगर खुद को नॉर्मल करके कहती है, तुम भी कैसी बातें करो, मैं किसी वादे के लिए खुद को थोड़ी बर्बाद करूंगी। अरे वह तो अंकल देना उन्हें कल के फंक्शन के लिए इनविटेशन दिया है और उन्होंने कहा है कि वह भी मुझसे मिलने आएंगे और मुझे भी उनके पास एक बार उनके शहर तो जाना होगा, तो वादा लिया है। वही मैं बात कर रही थी, तुमने थोड़ा गलत सुन लिया होगा। कीर्तन मुस्कुराते हुए कहा, रहा तुम सही कहा रही होगी, मैं नहीं कुछ गलत सुन लिया होगा। आखिर तुम्हारा प्यार का जो नशा चढ़ा हुआ है उसके अलावा सब तो आपको सुनाई नहीं देता। चैप्टर 34 कॉलेज फेस्ट की तैयारी। कृद्धन आर्य की बातों को सुनने के बाद अपने आप को नॉर्मल करता है और आर्या को वैसे ही अपने बाहों में पड़े हुए खुद से बोला कि जान, तुम जो छुपा रहे हो जी, वादे के लिए खुद को बर्बाद करना चाह रही है, उसे वादे की जड़ तक मैं पहुंचे जाऊंगा और उसे जड़ को ही मिटा दूंगा। आर्या कृद्धन को कुछ सोचता देखकर बोली, अब चलो, सोना नहीं है, देर हो गई है। वैसे भी कल कॉलेज में इतना बड़ा फेस्ट है, उसके लिए तैयारी भी करनी होगी हमें, और तैयारी करने के लिए अभी हमें सोना होगा, तो उसके लिए चले मिस्टर ओबरॉय सोने के लिए, क्योंकि रात की ड्यूटी इसलिए भी तो लेना जरूरी है सुबह के काम के लिए। कृद्धन मुस्कुराते हुए बोलो, जी रानी साहब, आपका हुक्म सर। आंखों पर कृद्धन की बातों क्वेश्चन। आर्य मुस्कुराते हुए बोली, नौटंकी तो तुमसे करना कोई सीखे, इतना नौटंकी करने लगे हो। ये कहकर आर्य जाने लगी। कीर्तन उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। प्रधान के अचानक ऐसे करने से आर्य के हाथ को प्रधान के गले के चारों ओर लगा देती है। आर्य गुस्से से कृद्दान को बोलते हैं, क्या हर करती है, अभी मैं गिर जाती तो। कृद्धन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे होते तुम्हें कभी कोई गिरा नहीं सकता, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, और रही इस हरकत की तो तुम मेरी रानी साहिबा अपने पैरों को थोड़ी कष्ट देगी, उनका यह मुलाजिम हाजिर है ना उनकी सेवा के लिए। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, कहीं यह मुलाजिम को ये सेवा भारी ना पड़ जाए किसी दिन। आपकी आदत आपको फंसाना दे कहीं, क्योंकि हमें इसकी आदत लग तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर हमें ही ऐसे घूमते रहना बेबी सीटर की तरह। प्रधान मुस्कुराते हुए दिलकश आवाज में बोला, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, तो यह मुलाजिम बना जिंदगी भर के लिए कौन सी बड़ी बातें मोहतरमा। ये कहते हुए और एक को बेड पर लेट देता है और कहते, आप सो जाओ क्योंकि सुबह तुम्हें जाना भी है। ये कहते हुए कीर्तन दूसरे तरफ आकर आर्य को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। होटल में रणधीर इस वक्त अपने होटल में वर्कआउट कर रहे थे कि तभी उन्हें विक्रम की आवाज आती है, जो कह रहे थे, तैयार हो गए आज जाने के लिए, आखिर तुम्हें आज उनसे जो मिलना है जरूरी। रणधीर घुराते हुए बोले, शायराना अंदाज, कहानी और दिखाना, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है जो मन जाए। विक्रम बीमा बनाते हुए बोला, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसी बॉयफ्रेंड बनाने में, जो पागलों की तरह एक ही जगह हटकारे, ना आगे बढ़े ना पीछे जाए। रणधीर विक्रम को करते हुए बोला, वह जुबान निकाल जा रही है तुम्हारी, लगता है भाभी जी को तो मैं करनामे बतानी होंगे। विक्रम घूरते हुए रणधीर से बोला, जा बता दे, फिर मैं भी तेरे करनामे आस्था को बता दूंगा। रणधीर गुस्से से बोला, वह आस्था नहीं है, समझ में आया। विक्रम दादी खाता हुए बोला, हाँ आस्था नहीं, आस्था भाभी है, समझ गया। ये सुनते ही विक्रम की बातों को रणधीर का चेहरा नॉर्मल हो गया। मैं उसके चेहरे को नॉर्मल देखकर विक्रम बोला, तो कॉलेज सेलिब्रेशन के लिए कितने बजे निकलेंगे, तुम्हारी ड्रेस तैयार है, यह मैं तुम्हारे डिजाइनर को बोलकर मांगा। ड्रेस तैयार है, रणधीर ने बिना किसी भाव से बोल। विक्रम कंफर्म होते हुए बोले, ड्रेस तैयार है, तुमने कब करवाया यार कर वाली ड्रेस। रणधीर नॉर्मली होकर बोला, मैंने नहीं करवाई, कॉलेज की तरफ से आई है, पता नहीं कैसा कॉलेज है जो प्रिंसिपल को ट्रस्ट दे रहा है फेस्ट के लिए। विक्रम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, कुछ अजीब नहीं लगा रहा तुम्हें कि तुम्हारे कॉलेज में प्रिंसिपल बनने के एक दिन बाद ही पार्टी, फर्स्ट कॉलेज की ऊपर से सारे रेगुलेशन रूल चेंज करना। आखिर कौन कर रहा है सब तुम्हें पता है। रणधीर सामने खिड़की से देखते हुए बोला, अभी तो पता नहीं, मगर पता लगा लेंगे पार्टी में जाकर फर्स्ट की।
विक्रम सीरियस ओके बोलकर किसी के साथ जी हुई तुम्हारे खिलाफ तो तुम क्या करोगे, कैसे निपटोगे इन सब से, अगर किसी की साजिश में फंस गए तो। रणधीर पानी की बोतल पीते हुए बोला, अगर कोई मुझे जान में फंसना चाहते तो फंसाने दो, अगर मैं जोर से नहीं निकाल पाया तो रणधीर बजाज मेरा नाम की कोई मुझे पता कर खुद बच जाए, ऐसा रणधीर बजाज होने नहीं देता, बल्कि उसके लिए ही यह साजिश सजा बना दूंगा मैं। ये कहकर रणधीर एक डेविल स्माइल विक्रम को पास करता है तो विक्रम भी हंस देता है, बोलना हाँ तुमसे उलझन किसी के बस की बात नहीं, आखिर तुमसे मुझे अच्छा कौन जा सकता है, आखिर हमारी 29 सालों की दोस्ती है। चलो टाइम पर कॉलेज पहुंचे जाना तैयार, ओके मैं तुम्हें वहीं पर मिलेगा, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है मैं जा रहा हूं। ये कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद रणधीर अपने सर को सोफे पर टिकते हुए कुछ गहरी सोच में लग जाता है। महेश्वरियाई मैंशन। वसुंधरा जी गुस्से से हाल में बैठे हुए थी, तभी उनके पास एक मेड आई है और बोलते हैं मैं आपसे मिलने कोई बाहर आया है, तो वह वसुंधरा जी गुस्से से कहते जो भी आए उसे मना कर दो। मेड वसुंधरा जी को देख रिस्पेक्ट से बोलते हैं सोनिया मैं आई किसी काम से आपसे मिलने के लिए। सोनिया का नाम सुनते ही वसुंधरा जी खुद को नॉर्मल करके कहती है उसको अंदर भेज दो। सोनिया वसुंधरा जी के पास आती है और उनके पास बैठे हुए कहती है आज कॉलेज में फर्स्ट है, आप जाओगे क्या। वसुंधरा जी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कॉलेज के फर्स्ट से मुझे क्या मतलब। सोनिया गुस्से से बोलते हैं कि आर्य भी वहीं पर होगी, तुषार भाई की क्या हालत की है आपको पता है उसने तुषार भाई की क्या हालत की है, वह हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने कहा है वह शायद ही कभी अपने वॉइस आगे बढ़ा पाए, डेट पूरे हताश हो गए हैं, ऊपर से वह आर्य आज कॉलेज में एक फेमस लड़की बन गई है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसने मेरे सपना छीना है श्रीमती ओबरॉय बनने का, उसने मेरे भाई को आज इस हालत में लाकर खड़ा कर दी है तो उसकी सजा उसे मिलेगी ही। वसुंधरा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली तो सोनिया बेटा तुम क्या चाहती हो, मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं। सोनिया वसुंधरा जी को अपना प्लान बनती है तो वसुंधरा जी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाते और बोलते प्लान तो अच्छा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी कॉलेज में ले जाने में। कॉलेज में, सिर्फ कॉलेज में आज थर्ड ईयर के स्टूडेंट आए हुए थे, वह भी खास तौर पर आर्य के खाने पर उन्हें बुलाएंगे तो कॉलेज की तैयारी देखना के लिए। आदित्य के साथ उसके ग्रुप के लोग थे, वह अपने सामने पड़े फाइलों को चेक कर रहा था गैस के लिए पार्टी में आने वाली कॉलेज की। रुद्रामुन बनाते हो बोलिए शेरा होल्डर को आए 2 दिन नहीं हुई, लड़की दिखाने में तो 18 साल की है मगर कमम तो उसने इतने बड़े बड़े कर रही है कि मुझे भी कभी शक होता है, कहा किसी और लड़की ने तो अपने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा ली, देखा नहीं कैसे उसे आर्य को औरत था बड़ों बड़ों को फेल कर रहा था, दिखती 18 साल के मगर कम इतने बड़े में से करती है, कल तो मेरी रूह कलेजा मुंह हुआ ही गया था। शिवांश जो अपनी गैंग के साथ है रहा था, निशा ने रुद्रा के बटनों को सुन लिया और कहा हाँ तुम्हारा मून क्या गुरुदेव फेफड़े सब कलेजा को आए मगर दिखा किसी को नहीं, हरकी तुम्हारी ऐसी है अब क्या करें, जब एक 24 साल का लड़का इन मैच्योर हरकत कर सकता है तो 18 साल की लड़की को मैच्योर और हरकत तो करनी पड़ेगी ना, देश का भला जो करना है, आखिर किसी को तो ये देश के बारे में सोचना होगा, तो उसे बच्ची ने सोचा मैं ही सोच लूं तुम्हारी जगह। रुद्र चढ़ते हुए बोला यह निशा की बच्ची, चुप हो जा। निशा अपने आसपास देखते हो तो का मजाक उड़ाते हो, बोली देखा तुम्हारी इनमें कर करके मेरे बच्चे कहाँ से होंगे, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। आदित्य और शिवांश एक साथ कड़क आवाज में बोले ये बकवास दोनों तुम बाद में करना, कम पर ध्यान दो, कुछ ही देर में सब तैयार हो जाना जी, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वहां पर चश्मिश पर प्रेशर आते हैं, उन ग्रुप को वहां देखकर बोलते हैं मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शिवांश और आदित्य एक साथ बोलते हैं बोलिए प्रोफेसर विशाल आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे। विशाल प्रोफेसर बोलते तुम लोगों को मीटिंग हॉल भी तैयार करना याद रहे, वहां पर सब चीज होनी चाहिए, कम से कम 80 लोगों के बैठने का इंतजाम, होटल सब चेक कर लेना और कैमरे में होनी चाहिए। आदित्य बोल चिंता मत कीजिए प्रोफेसर हम सब चेक कर लेंगे। विशाल से रोक बोले एक गुलदस्ता भी तैयार करना क्योंकि कोई गेस्ट आने वाले उनके लिए वह तैयार करने को कहा है, और याद रखना उसमें रेड रोज और वाइट रोज जरूर डलवाना। ये कहकर प्रोफेसर विशाल चले जाते हैं, उनके जाते ही ऋषभ सब की तरफ देखते हुए बोलना है कि यह प्रोफेसर रेड और वाइट रोज क्यों बोल कर गया, कोई नॉर्मल सरोज भी तो बोल सकते थे, ये दोनों रोज एक तो प्रपोज करने के लिए होते फ्रेंड के लिए होता है। रुद्रा खुद के सोचते हुए बोला कहीं किसी को प्रपोज करने का इरादा तो नहीं यहाँ पर, किसी को इसलिए तैयारी तो नहीं हो रही। निशा रुद्रा को देखते हुए बोली मैंने कहा था ना तुम मैच्योर के मैच्योरा जरूरी है, कोई किसी को प्रपोज करने के लिए राइट और वाइट रोज डे, पागल आदमी तुम हो ही बच्चे।
हम जिसे प्यार करते हैं या जिसे अपना मानते उसे भी तो दे सकते हैं ना, रेड रोज और वाइट रोज। मगर तुम तो किसी फिल्मी हीरोइन की तरह अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचते सोचते ही रहोगे। बेचारे, तुम्हारा सपनों का राजकुमार कब आएगा? रुद्रा गुस्सा करते हुए बोला, ये बंदरिया। निशा हंसते हुए बोली, बोल बंदर। नूपुर दोनों का झगड़ा शांत करवाते बोली, गैस ये बाद में कर लेना, तैयारी बहुत करनी है, अगर कुछ भी खराब हो तो कॉलेज का नाम बिगड़ेगा। और याद है ना आर्य की पनिशमेंट कैसे दी थी तुषार को? उसकी गलती तो इतनी ही थी, गलत किया था मगर फिर भी पनिशमेंट मिली थी। तो याद रखना हमें भी पनिशमेंट मिल सकती है, तो जल्दी काम पर लगता हम, क्योंकि वह ये नहीं देखे कि हम कौन है, सीनियर या जूनियर बड़े हैं, वह सीधा अपना डेविल ग्रुप हमें दिखाएंगे। चैप्टर 35 आर्या का अनजान आदमी से मिलना। ओल्ड ओबरॉय मैंशन। आया फ्रेश हो के नीचे आए तो उसे सभी दिखे, मगर जिसे उसकी नजरें देखना चाहती थी वह वहां पर कहानी नहीं दिखा। तुम्हारे सीधा नीचे सीढ़ी से आते हुए कुलवंत और बलदेव जी के सामने जाते हैं, उनके पैर छूते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर वह अर्पिता जी के पास जाकर उनके पैर छूने को होती है तो अर्पिता जी उसे डांटे हुए बोलते हैं, माँ कहती है, और माँ के पर छूते माँ कभी अपनी बेटियों से पर छुट्टी है पगली। अरे कुछ पूछना चाहती थी मगर वह पूछ नहीं पा रही तो अर्पिता जी उसको देखते हुए बोलते हैं, कीर्तन ऊपर स्टडी रूम में है। सुबह अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए, और तुम्हें बताया नहीं, और अपनी स्टडी रूम में चला गया बिना बताए तुम्हें, ताकि तुम्हारी नींद में कोई डिस्टर्ब ना हो। आर्या सिर्फ मुस्कुरा देती है। अर्पिता जी उससे बोलते, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। तभी आर्य के फोन पर किसी का फोन आने लगता है तो अरे अपने फोन को नंबर को देखते ही उसके आईब्रो सिकुड़ जाती है। अरे यार, पिताजी की तरफ देखकर बोलता है, माँ मुझे भी जरूरी काम है तो जाना होगा, ब्रेकफास्ट में भारी कर लूंगी, आप चिंता मत करना, मगर प्रधान को बता देना मुझे अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा और आज कॉलेज फर्स्ट है तो आप लोगों को आना होगा। अरे की बातों को सुन पिताजी बोलते हैं, मैं क्या करूंगी बेटा, कॉलेज वेस्ट में वह दोनों जवानों का काम होगा ना, पार्टी ऑफ वेस्ट में जाना, मैं क्या करूंगी इस उम्र में। अरे घूरते हुए अर्पिताजी को देखते फिर कुलवंत जी की तरफ देख मुंह बनाते हुए कहती है, देखो दादी आपकी बहू कैसे बात कर रही है, जैसे 50-60 साल की बुढ़िया हो गई और आपको 80-90 साल की बुढ़िया बना रही है। कुलवंत जी अर्पिताजी को घूरते हुए बोली, तुम क्या मुझे गुड़िया बनाने चाहती हो? फिर आर्य की तरफ देख कुलवंत जी स्माइल करते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, इसकी चाय मुझे तंग तोड़कर क्यों ना लाने पड़े, आएंगे हम जरूर, क्योंकि अभी तो हम मॉडर्न है जवान हमारे जैसा, कोई कहा। आर्य मुस्कुराते हुए बोलते था, एस लाइक मी अ स्कूल ग्रैंडमदर, बस अभी आप जितना होता और चार्मिंग और कहाँ कोई। अब मैं चलती हूँ, मुझे आज बहुत काम है, तो मैं आप सभी को कॉलेज में ही मिलूंगी। आर्य ओल्ड मैंशन से आकर अपने फोन को निकाल दिया, जिस नंबर से अभी फोन है तो उसे पर दोबारा फोन करती है। एक है रिंग में, दूसरी तरफ का फोन उठाते आदमी कहता है, हम आ गए हैं, हमें आपसे मिलना है। आर्य अपनी आंखों को बंद कर मुट्ठी को कस के भेजते हुए बोलते, ठीक है, हम आपको दरगाह के पास वाले जगह पर मिलेंगे। और एक सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी होती है, आर्य उसके पीछे सीट पर डोर खोलकर बैठ जाती है और अपने सर को टीका की आंखें बंद कर लेती है। 20 मिनट बाद गाड़ी एक दरगाह के सामने रुकती है, जो आपके दूसरे सेट खाली जगह और बेंच थी तो चली जाती है। स्टडी रूम में कृद्धन अपनी सारी मीटिंग खत्म करके अपने कमरे की तरफ जाता और गेट खोल के जब सामने खाली बेड को देखा है तो सोचता है और यह वॉशरूम में गई होगी। वॉशरूम के पास जाकर उसका गेट खटखटाता है तो उसे गेट खुला जाता है तो उसे पता चलता है कि आर्य कमरा में नहीं आनी, हाल में होगी, तो वह हाल के नीचे जाकर देखना के लिए चला जाता है। अर्पिता जी कृद्धन को हाल में आते हुए देखा पूछता है, कृद्धन तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? कृद्धन मुस्कुराते हुए बोलना है, ना मॉम कुछ चाहिए नहीं, बस मैं आर्य को देख रहा था, वह कमरा में नहीं है। अर्पिता जी मुस्कुराते हुए बोलते, हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, तो तुम काम में देना कि वह किसी काम से गई, उसको किसी का फोन आया था, मैंने उसे ब्रेकफास्ट के लिए भी कहा तो उसने मना कर दिया, का दिया, आज उसको बहुत जरूरी काम है, क्या कॉलेज में कोई फेस्ट है? प्रधान बोलना है, हाँ है, मगर आपको कैसे पता? कुलवंत जी मुंह बनाकर वह बोली, तुम नहीं बताओगे तो क्या कोई बना बताएं ही नहीं हमें, आखिर हम वहां के वीआईपी गेस्ट जो है, अब तो पता ही होगा ना हमें। कृद्धन कुलवंत जी को घुरते हुए बोला, सीधा कहिए ना, आर्य ने आपको इनवाइट किया है। कुलवंत जी मुंह बनाते हुए, बाल जब पोता नालायक हो तो उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कृद्धन एटीट्यूड से बोला, अगर पोता नालायक होता तो आपको ऐसी पोता बहू भी नहीं मिलती। कृद्धन अर्पिताजी की तरफ देखते हुए बोला, मैं किसी काम से ऑफिस जाना है मुझे, आप मेरी कॉपी मेरे रूम में भिजवा दीजिए। अर्पिता जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारी कॉपी तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी।
प्रधान अपने रूम में आते हैं, किसी को फोन करता है और कहता है ऑर्डर देने वाली टोन में कि आर्या अभी कहाँ गई है, पता लगाओ, और हाँ उसके हर 1 मिनट की खबर मुझे चाहिए, कहाँ गई, किसे मिला है, 1 मिनट की भी खबर मिस हुई तो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वही मजार पर आर्या अपनी गाड़ी से निकाल मजार के साइड वाली जगह जाती है जहां पर खाई थी। आर्या उनके खाई की गहराई को देखकर कुछ सोच में डूबी, तभी उसे किसी की आवाज आती है। तुम्हारे अंदर भी इतनी गहराई है आर्य जिसमें जाने कितने राज और मकसद है, अगर किसी के सामने ये राज और यह मकसद बाहर आया तो तबाही होने से नहीं बचा पाएगा कोई, याद रखना। आर्या पीछे मुड़ते हुए इंसान को देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ सत्यदेव अंकल, इस मकसद के लिए अपनों को खोया है और दुश्मन भी बनाया है मैंने, लेकिन आज जो करूंगी उसे सबकी जिंदगी को कोई उलझा दूंगी मैं। सत्यदेव आर्य के बालों को चलते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर, कोई नहीं जानता है तुम्हारे साथ हुए उसे 3 साल पहले रात को क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली, और गोली के निशान किस चीज के थे। ये सुनते ही आर्य अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए काश के अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अरे गुस्से से बोलते, मुझे उसे रात के बारे में बात नहीं करना, आपको जो बोलना है बोलिए, मैं उसे रात का जिक्र मत कीजिए मेरे सामने, उसे रात किसी की असलियत सामने आई थी और किसी का भरोसा तोड़ा था। सत्यदेव मुस्कुराते हुए बोले, अपने गुस्से को अपना हथियार बनाना सीखो, कितनी बार कहा है। अरे मुस्कुराते हुए कहती है, वही किया है मैंने इस बार, तभी तो मैं सबको एक साथ ला रही हूँ एक दूसरे के सामने, मेरे मकसद के लिए हर एक इंसान जरूरी है। एक एक करके सबका इस्तेमाल होगा और धोखे पर वर करूंगी, इंतकाम लूंगी। अभी मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि मैं इस बारे में किसी को बता नहीं सकती और ना ही किसी से इस बारे में बोल सकती, जितना मैं तुझको मजबूर करती हूँ उतना ही टूटती जाती हूँ। सत्यदेव आर्य को गले लगाते हैं, वह कहते हैं, तुम्हें अभी मुझे भी जरूरत नहीं, तुम्हें उनकी जरूरत, वह तो मेरा दिखाएंगे तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है या पीछे रखना है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आज वह करना होगा, याद अपने साथ में उसे, अन्य को, उसे दिए धोखे को। चलो तुम मेरे साथ, अभी तो मैं सुकून की जरूरत है ताकि तुम एक शांति जगह में फैसला ले सको, सत्यादेव कहते हो आर्य को मस्जिद के पास ले जाते हैं। आर्य मस्जिद को देखते हुए अपनी चप्पलों को साइड में निकलती है और पास में रखे नाल के पास जाकर अपने हाथ पैर धोते सत्यदेव भी उसके साथ जाते हैं, अपनी चप्पल उतार के हाथ पैर को धोते हैं। अरे अपनी चुन्नियों उसने और रखी थी, वह बनती है सर से लेकर, और सत्यदेव जी अपने रुमाल को अपने सर पर बांधते हैं। आर्या अपना पहला कदम मस्जिद के अंदर रखती है तो बाबा जाकर उसके ऊपर मोर पंख फ्लैट हुए कहते हैं, जो भी तू करेगी उसमें अल्लाह तेरा साथ देगा बच्चे, बस अपनी अच्छाइयों को खत्म होने मत देना, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देना। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। आर्या मजार के अंदर जाती है, अपने हाथों को जोड़कर अपनी यादों में होती है पिछले 2 साल जो पहले हुआ उसके साथ। तेरे दरबार में दिल थाम के जो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी है नबी तो चाहे बनता है। अरे पहले जब उसकी मौत हुई थी कैसे आर्य मृत्युंजय से शादी करने कितने जतन की तरफ शादी हुई तो मृत्युंजय ने उसकी कदर नहीं की, कदर ना करने की वजह से बहुत परेशानी हुई, अंत में उसकी मौत हो गई और उसकी वजह से आज तक पता नहीं चली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊं खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊं खाली। आर्या अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, आज मैं जो मांग रही हूँ वह आप देना होगा, एक बार दोबारा जन्म लेकर आई हूँ, इस बार धोखा खाने नहीं धोखा देने आई हूँ, इंतकाम लेना है मुझे अपने मौत का, अपने हर जख्मों का, इसमें आपको साथ देना होगा अपनी दुआओं का। बंद दी दो में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, जब तलक तू बना देना बिगड़ी, दर से तेरे ना जाए सवाली। अरे याद करती है कैसे हर दर्द को, हर तकलीफ को सही, फिर भी अंत में उसे प्यार नहीं मिला, सिर्फ दर्द तकलीफ के सारे, उसकी आंखें एक दिन माट वक्त बंद ही हो गई, प्यार की तड़प के लिए जी, पिता के प्यार के लिए उधर बादर भटकी, इसी ने उसकी जगह किसी और को प्यार दी, अपना नाम दिया, जिस पति के प्यार के लिए उसने सब कुछ कुर्बान के, अंत में इसी ने उसका साथ छोड़ दिया। खोजने खोजते तुझको देखा, क्या से क्या नबी हो गई हूँ, बेखबर दर बदर फिर रही हूँ मैं, यहाँ से वहां हो गई हूँ। अपने प्यार और खुशियों को खोजने खोजते उसने सब गाँव दिया, अपने रास्तों से भटक गई, अपने भाई मम्मी जो इसे प्यार करते हैं उन्हें अपने आप से दूर कर दिया, उन पर अंधा विश्वास किया और अंत में मौत मिली। जानता है ना तू क्या है मेरे दिल में, बिना सुन गिन रहा हूं ना, तू धड़कने आह निकली है तो वह चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। मारने के बाद जब वह परी लोक में थी तो हर वक्त उसे सिर्फ एक ही तमन्ना की वापस आए, सिर्फ अपनी माँ और अपने भाइयों के लिए और उसे प्यार के लिए जो उसे कभी नहीं मिला, मगर रौबा के बाद उसे वह हमसफर और प्यार मिला जो उसे चाहिए था, जिसकी वो हकदार थी।
जब तलक सुनेगा ना दिल की दर से तेरे ना जाऊं सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊं खाली। आर्य सब चीजों को याद करने के बाद मजार को देखते हुए खेलते आप ही मेरे रास्ता दिखाएं क्या करूं मैं इस मकसद में आगे बढ़ो या इसका अंत ही करो आगे बढ़ाने का मतलब सब कुछ दर्दों पर चुना होगा मुझे एक बार फिर से नई कहानी शुरू करनी होगी दर्द की मगर अंजाम सबका अलग होगा। थोड़ा तरस का मुझ पर आकर अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तलक तू मिला देना बिगड़ी इधर से तेरे ना जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊं खाली। रीबर्थ होने से पहले से वह सच्चाई पता चली जिसमें उसकी दुनिया बदल ली अपने एहसास को बदला और एक अनजान सच्चाई के साथ वह वापस आई है जिसकी अनजान थी वह पिछले जन्म में इस बार उसे सब याद है पिछली बार का जो वह भूल गई थी पिछली बार। तभी आर्य के फोन पर किसी का फोन आता है जिसे देखकर आर्य सामने मजार को देखकर बोलते मुझे मिल गया मेरा जवाब मुझे क्या करना है आज। दम दम अली 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 दम दम अली 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 अली। आर्य फोन उठाती है तो सामने से मिस्टर मल्होत्रा चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने क्या बकवास कर रखा है पार्टी क्यों रखे किस चीज के फेस्टिवल में सबको बुलाया है तुमने। अभी के अभी सबको यह इनविटेशन कैंसिल करने को बोलो कोई भी पार्टी नहीं होंगे वरना मुझे पूरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। आर्य अभिजीत की बातों को सामने सत्यदेव की तरफ देखते जो उसके ही तरफ देख रहा था उसे भी अभिजीत की आवाज आ रही थी वह आंखें बंद करके आर्य को पलक झपक के इशारे दे देता है तो आर्य रहती है अभिजीत से थोड़ा रिंगटोन में अगर आपको रोक नहीं है तो खुद आकर रोक के दिखाए पार्टी में। इतना कहते यार है फोन कट कर देती है और अरे का फोन कट होते ही अभिजीत जी अपनी फोन को जमीन पर पाठक के गुस्से से कहते हैं ये तुमने अच्छा नहीं किया करके आर्य। अभिजीत गुस्से से कहते हैं आज तुम्हें और तुम्हारे भाई और माँ को वह सबक सिखाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किससे पंगा लिया तुमने। आज मैं तुमसे सब छीन लूंगा जिस चीज पर तुम इतना गुरूर है ना वही तुमसे चुगा आर्य। आज दुनिया देखेगी असली अभिजीत मल्होत्रा को जो खुद से पंगा लेने वालों के जिंदगी बर्बाद कर देता तुम तो मेरा खून होते तुमने ऐसा क्या तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा ही। वहीं आर्युत्रिशा बाहर अभी जीजू को बात तो सुन रही थी वह मुस्कुरा देती है फिर अचानक से फिक्र करते हुए अंदर जाती है और अभिजीत से कहते क्या हुआ आपको इतना डेट परेशान क्यों कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए मैं हल करूंगी ना। त्रिशा और आरती जी को देख अभिजीत की आंखें नॉर्मल हो जाती है वह सॉफ्टवेयर में दृश्य से कहते हैं तुम्हें देखकर मुझे गर्व हो रहा है जो मैं फैसला ले रहा हूं वह सही है एकदम। फिर अभिजीत जी आरती जी की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया आज मैं सब सही कर दूंगा तुम्हें सबके सामने वह हक दूंगा जो मैं नहीं दिल पाया और आज आस्था को भी सबक सिखाएंगे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाकर उसे पार्टी में जाने की सब अपनी मनमानी करने लगे हैं ना तो सबको सजा मिलेगी। 3 साल पहले एक गलती की वजह से आर्य ने मेरा मकसद बर्बाद किया था उसकी सजा उसे मिला थी जिसका उसे भी नहीं पता मगर आज सबको पता।